this is extending up to the suprasellar region and is involving causing the widening of the sellar region as well. I can appreciate superiorly it is compressing the optic chiasma and causing the mass effect upon the hypothalamus as well. And inferiorly, it is abutting the clivus. However, the is not causing any destruction of the clivus. And I can appreciate that it is indenting into the sphenoid sinus as well, anteriorly. And posteriorly, the prepontine space is well demarcated. I cannot appreciate any extension into the brainstem. So based on these findings, I'm thinking on the lines of, as I cannot see the pituitary separate from this region, so this could be the pituitary macroadenoma. Further, I will ask the history of the patient if there is any history of the optic, so visual symptoms, that is homonymous heminopia, or any symptom which is due to compression of the optic chiasma. And I will like to see the other sections as well to see the ICA involvement in this to characterize whether it is resectable or not. Good. And further refer the patient for, if it is resectable, then I will refer the patient for the surgery, transsphenoidal. ठीक है, तो इसकी नर्व इन्वॉल्वमेंट और वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या चीज करते हैं, इमेजिंग में क्या करेंगे जिसकी बेस पे मैं इसकी नर्व इन्वॉल्वमेंट और वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट होगी पता चले। आवाज आ रही? नहीं जी सर, क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा कि मैंने इसमें सर्जन को बताना है कि वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट और नर्व इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, तो जी करने के लिए हम कैसे क्या चीज यूज करते हैं? सर, उसके लिए हम वो नोस क्राइटेरिया यूज करते हैं, उसमें देखते हैं कि ICA जो है उसकी कितनी एनकेसमेंट है। गुड, शाबाश, ठीक है। जी, इसमें कि वो कॉर्नल इमेज पे देखेंगे, अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री से 270 डिग्री तक है तो फिर वो इरिसेक्टेबल होता है सही है, ट्यूमर। सही है, शाबाश, ये इसका क्वेश्चन होता है। उसमें फिर आप गैमा नाइफ वो उसकी तरफ आप जाओगे, वरना फिर वो रिसेक्टेबल होता है अगर लेस देन 180 डिग्री है एनकेसमेंट। शाबाश। और इसमें कौन सी नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है? आइडिया है कौन सी नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है? थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ओक्यूलोमोटर नर्व इन्वॉल्व, ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है। मोस्ट कॉमन ये क्वेश्चन उसके साथ कर सकते। बाकी आपने सारी चीजें अच्छी बताई हैं। और इसमें कैवर्नस साइनस की इन्वेजन, वही हमने कहा, नॉर्थ क्लासिफिकेशन करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और बाकी जो है डिफरेंशियल्स उसी तरह आते हैं, लेकिन ये प्राइमरीली 8 मिनट टाइप ही होता है। नो मैन साइनस में आता है, नजर नहीं आएगा और वेरी एविडली एनहेंस होगा। अगर ड्यूरल टेल नजर आ रही है तो, और एक्स्ट्रा एक्सिल आपको नजर आ रहा है तो मेनिंजियोमा उसके डिफरेंशियल में आ जाएगा। क्रेनियोफेरेंजियोमा जो होगा उसमें सॉलिड कंपोनेंट होंगे, इस तरह सॉलिड एनहांसिंग कम होता है और उसमें आपको पेजिट्री जो है वो एक अलग से नजर आती है, तो वो आपके पास सेकंड डिफरेंशियल जो हो जाएगा वो क्रेनियोफेरेंजियोमा भी हो जाएगा, ठीक है। अभी जी क्वेश्चन आ रहा है आज या कल मेरे पास एक कैंडिडेट उधर वाइवा उसमें RSP में मिले, तो उसने कहा कि हमने जर्नल समरीज और बाकी सेशंस लिए हैं, तो वो कहते थे कि आप मिनिमल डिफरेंशियल्स दें जब आप एग्जाम में होते हैं, तो 1 या 2 से ज़्यादा डिफरेंशियल्स ना दें, और मैं हर केस में 3-3 डिफरेंशियल बताता हूँ। तो उसकी बात जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ मैसेज, कि जो आपको डिफरेंशियल्स है ना, आपने जो मेन डायग्नोसिस है वो एक ही बतानी होती है, बाकी आपने बताना होता है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ दैट, जैसे हमने वो रूल आउट किया है, बाकी चीज़ें आपने रूल आउट करनी होती है।
एंड में जो आप रखेंगे ना, जो टॉप डिफरेंशियल, आप कहेंगे माई टॉप डायग्नोसिस इज दिस, क्लोज डिफरेंशियल इज दिस, अगर आपको कोई क्लोज लिख रहा है, एंड दिस इज नॉट लाइकली बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज नॉट लाइकली बिकॉज ऑफ दिस, दिस नॉट लाइकली बिकॉज ऑफ दिस। उस तरह आपने नॉलेज शो करना है। ये नहीं है कि आपने साथ ही इसमें लगा लिया तो इसमें आपने कह दिया कि ब्लाइंडली बोल दिया क्रेनियोफ्रेंजियोमा, मैक्रोएडिनोमा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, रैटकीज, क्लेफ्ट, जितने भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के आ रहे हैं, आप डायरेक्टली बोलें। आपने उसके साथ दलीलें देनी है और दलीलें दे के उन चीज़ों को निगेट करना है, और एंड में आपने एक या दो चीज़ें ही टॉप पे रखनी है। जो टॉप पे होगा ना वो आपके 1 या 2 डायग्नोसिस होंगे, और बाकी चीज़ों को आपने निगेट करना होता है। ठीक है, इसको निगेट कर दिया, इसको निगेट इस बेस पर कर दिया। तो कहने का मकसद ये था, तो आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और ऐसी क्वेरी है तो करें, क्योंकि एग्जाम में फिर ये आप लोगों को नुकसान दे देगी मेरी चीज़ें। तो मैं कहने का मकसद मेरा ये था, ये नहीं है कि आपने सारे डिफरेंशियल्स बोलने हैं। आपने डिफरेंशियल्स के साथ वो दलीलें बोलनी है कि ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपने डायग्नोसिस बोलनी है। दिस इज, ये मुझे मैक्रो एडिनोमा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें एविडली एनहेंसिंग है, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड सेपरेट नजर नहीं आ रहा, डायरेक्टली पिट्यूटरी स्नोमैन साइन हो रहा है, स्पिनॉइड साइनस पे जा रहा है, ऊपर मैस कट कर रहा है उस पर, पिट्यूटरी ये अपना ऑप्टिक याज्म पे कर रहा है, जो भी इन्वेजन कर रहा है पीछे कर रहा है फलाना। कोई सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट नहीं है, कोई अंदर कैल्सिफिकेशन नहीं है कि मैं इसको मैक्रो, अभी इस तरह जाना है आपने मैक्रोएडिनोमा। इस वजह से कोई सुप्रा सेलर हमें नहीं लग रहा, हमें लग रहा है प्राइमरी पिट्यूटरी का है। कोई अंदर कैल्सिफिकेशन सिस्टिक कंपोनेंट नहीं है, क्रेनियोफ्रिंजियोमा नहीं लग रहा, सिस्टिक नहीं है, रैटकिस क्लेफ्ट नहीं लग रहा। ठीक है, तो इस तरह आपने उसको अप्रोच करना है केस को, रादर देन के डायरेक्ट आप एक ही केस में 5 डिफरेंशियल्स बोल दें, तो उस पर तो आपको एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो दिस इसका डायग्नोसिस है क्रेनियोफ्रेंजियोमा, सॉरी मैक्रोएडिनोमा, पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा। क्रेनियोफ्रेंजियोमा का मैंने बताया ना, वो सुप्रासेलर होगा, और बाकी केस देखेंगे उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे होगा, ऊपर से आ रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, सॉलिड सिस्टिक कंपोनेंट कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होती है उसमें। बाकी आगे केस भी देखेंगे, दूसरी उसकी टाइप्स भी देख लेंगे। तो ये चीज़ जो हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि हमने उसकी आईसीए को देखना होता है। देखें, इसने आईसीए को काफ़ी इन्वेट किया हुआ है, पूरा 360 डिग्री पे इन्वेट किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको मेंशन करनी होती है। तो ये इमेज नज़र आ रही है मेरे पास कुछ, आप लोगों को नज़र आ रहा है? जी सर। जी सर, आ रहे हैं। हाँ, हो गया। ये जो क्लू होता है ना कि सेलर मैस है विदाउट सेपरेबल आइडेंटिफिकल पिट्यूटरी ग्लैंड, इन्वेजिव होता है लेकिन मैलिग्नेंट नहीं होता, लोकली इन्वेजिव होता है। जिस तरह इसने आईसीए को इन्वॉल्व किया था नीचे, ब्रेन स्टेम को भी इन्वॉल्व, उससे ब्रेन क्रे उसको जो स्कल बेस उसको भी इन्वॉल्व किया था। तो कैवर्नस साइनस की जो इन्वेजन होती है यही हमने बतानी होती है, जैसे डॉक्टर साहबा ने अपने उसमें वो बता दिया। तो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट मेथड जो होता है हमने बताना होता है डिग्री ऑफ द इनकेसमेंट ऑफ द कैवर्नस पोर्शन ऑफ द आईसीए। अगर लेस देन 90 डिग्री होगी तो साइनस की इन्वेजन इज अनलाइकली, और अगर 270 डिग्री से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इसने कैवर्नस साइनस को इन्वेट कर दिया। ये तो नॉर्मल क्रूड मेथड है कि 90 डिग्री से कम है और 270 डिग्री से ज़्यादा है। लेकिन जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो नॉस क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछते हैं। जब मैक्रोएडिनोमा लगाएंगे तो साथ उनको ये चीज़ पूछने के लिए लगाएंगे, क्योंकि केस तो बहुत ईजी है। तो उसमें जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि हम कैवर्नस पोर्शन ऑफ द आईसीए में ये 3 लाइनें लगा लेते हैं। ये लगाते हैं, जिसको मीडियल टेंजेंट लाइन कहते हैं, एक मिडल इंटर कैरोटिड लाइन होती है और एक लेटरल टेंजेंट लाइन होती है। ये लगा के फिर हम इधर से, इस जगह से हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से जो एडिनोमा निकलेगा और वो जो इसको इन्वॉल्व करेगा इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये पिट्यूटरी एडिनोमा अब ग्रेड 1 है, जो कि इन दोनों लाइंस के दरमियान, यानी मीडियल टेंजेंट लाइन और इंटर कैरोटिड लाइन के दरमियान अगर ये ट्यूमर आता है तो दिस इज द ग्रेड 1। अगर इधर इसके इसी तरफ है मीडियल है तो ग्रेड 0। अगर इसने इस लाइन को क्रॉस किया है यानी इन दोनों के दरमियान है तो दिस इज ग्रेड 2। और अगर लेटरल टेंजेंट लाइन को भी वो इन्वेट करके आगे जा रहा है तो इसका मतलब है कि
ग्रेड 3A तब है जब सुपीरियर कैवर्नस साइनस कंपोनेंट को कर रहा है, और अगर इंफीरियर को कर रहा है तो ये 3B है। लेकिन मेन चीज 3A और 3B से ज्यादा कि आपने लेटरल टेंजेंट लाइन को जब क्रॉस करेगा तो 3A होगा। तो उसके साथ आप देखिए ये क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व हैं। इन नर्व्स की भी इन्वेजन हो जाती है, और सबसे ज्यादा थर्ड क्रेनियल नर्व की इन्वेजन होती है। तो जैसे जैसे ग्रेड ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, और ग्रेड 4 में 100% इन्वॉल्वमेंट होती है। ग्रेड 3B में 70% होती है, 3A में 26% होती है। ठीक है, सर्जिकल इन्वेजन और हिस्टोलॉजिकल इन्वेजन, ये अलग अलग इसके ग्रेड। इसके बाद इसका एसोसिएटेड सिंड्रोम होता है, नेल्सन सिंड्रोम, उसको पढ़ लेना। रेयरली इसके साथ एसोसिएटेड सिंड्रोम को पूछ सकते हैं। इसमें फिर स्किन की चेंजेस भी होती हैं, गम्स की भी होती है, और साथ पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा? जी सर। जी, ये अटेम्प्ट। I'm provided with axial, corneal and sagittal post-contrast MRI, a T1 weighted post-contrast MR image of the brain, showing a large, well-defined extra-axial, avidly enhancing dural-based lesion along the floor of anterior cranial fossa. It shows a avid post-contrast enhancement and its mass effect on the overlying brain parenchyma in the frontal region. It has a broad dural base with the tail sign. Pituitary appears normal. However, the tail is seen extending into the pituitary fossa. There is no internal heterogeneity or the flow voids. Rest of the brain appears normal. Based upon these findings, my diagnosis is meningioma of the frontal region meningioma. Next, I will see the other sequences and the full study on the console to comment upon the multiplicity of the lesions and to rule out the possibility of neurofibromatosis type 2. बस सर यही है। ठीक है, और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 में क्या होती है? सर फर्दर उसमें मेनिंजियोमास, मल्टीपल मेनिंजियोमास, एपेंडाइमोमास एंड श्वानोमास। तो इसमें ऑप्टिक नर्व्स भी देखेंगे हम, ऑप्टिक नर्व मेनिंजियोमास और श्वानोमास बायलेटरल सीपी एंगल में। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की इवैल्यूएशन भी करेंगे, उसमें स्पाइनल कॉर्ड एपेंडाइमोमा या मेनिंजियोमास हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की एनहांसमेंट आ रही है, यस सर। एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन है, उसमें ड्यूरल टेल भी आपको नजर आ रही है। यस सर। टिपिकल मेनिंजियोमा का वो है। मेनिंजियोमा जो है कभी कभी मैक्रोएडेनोमा को मिमिक करता है। ड्यूरल टेल को देखें, नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड को देखने की जी सर। कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, हमारे एग्जाम में केस लगा तो उसमें आगे शायद मैं लगा दूं या भी डिस्कस कर लेता हूँ। आपके पास एक MRI लगा है, उसमें बायोलैटरल जो ऑप्टिक नर्व है उसमें इनहेंसिंग मैस आ रहा है। ठीक है, जी और सर। उसमें फ्लेयर में भी सिग्नल्स आ रहे हैं बायोलैटरल पेरीवेंट्रिकुलर रीजन में। फ्लेयर जी हाइपरटेंस सिग्नल T2 पे भी हाइपरटेंस है। तो आप किस चीज़ का सोचेंगे? सर ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास हो सकते हैं, उसके हम्म, साथ इंट्रासेरेब्रल जो यूवीओज होते हैं। तो सर लेकिन उसमें हम पैटर्न देखेंगे। ऑप्टिक नर्व ग्लायोमास जो होते हैं उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो मेनिंजियोमास होते हैं उसमें शीथ की बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर तो नर्व है तो उसमें सर फिर हम एक ये न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 वो देखेंगे। सही, इसके शाबाश। अलावा इसके ओके, अलावा जी सर। ठीक है, ठीक है, और बताएं। सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इंट्रा पैरेन्काइमल आते हैं पेरीवेंट्रिकुलर लीजन्स, लेकिन उसमें ऑप्टिक नर्व्स के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो उसमें वो बाइलैटरलिटी तो नहीं होती। हम्म, लेकिन ये कि अगर एनहांसमेंट है तो उसमें वो ऑप्टिक न्यूराइटिस की को फेवर कर सकती है। तो अगर पेशेंट में ऑप्टिक न्यूराइटिस है तो उसमें एमएस की पॉसिबिलिटी भी, क्योंकि 25% चांसेस होते हैं उसका फर्दर एमएस डेवलप करने में। तो ठीक है, एमएस की भी एवोल्यूशन करेंगे। ठीक है, शाबाश। तो ये केस जो था ना, उधर किसी ने पिक नहीं किया था, लेकिन बड़ा इजी केस है कि बायोलैटरल आपके पास अगर वो लक दिखाते हैं ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, तो आपने फिर सोचना है लुक फॉर NF1 एसोसिएशन। और जो ब्रेन में आपको T2 फ्लेयर हाइपर इंटेंसिटीज मिलती है उनको क्या कहते हैं?
फिर यूबीओस होते हैं, अनआइडेंटिफाइड ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, और फोकल एरियाज ऑफ सिग्नल इंटेंसिटी फैसी भी जी है। सर। तो ये, और फिर उसके साथ आपने एसोसिएटेड स्फीनॉइड विंग जी सर। देखना है। जी सर। और भी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन मेन चीज़ ये चीज़ इमेज में उसमें दिखाते हैं। तो NF1 का केस ये एग्जाम में आता है इसी तरह, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा। तो ये सिंड्रोम्स का आपको पता होना चाहिए। बायलैटरल ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा देख लिया तो गो फॉर NF1। यस सर। मेनिंजियोमा देख लिया तो थिंक फॉर NF2। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड, गुड, शाबाश। अच्छा जी, तो जब हमारे पास एक क्लू है, कभी कभी ये दोनों मुश्किल हो जाता है बताना। तो डेली रिपोर्टिंग में हमने उसको हाइपो इंटेंस, हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक सेल्ला होता है, उसको हमने देखना होता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है। हो सकता है कि आपको एग्जामिनर ये बात पूछ ले। तो मैक्रोएडिनोमा जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वो उसको अपवर्ड पुश करेगा। ये जो डायफ्रैग्मेटिक सेल्ला है ना, ये हाइपो इंटेंस हमें नजर आती है, ऊपर की तरफ पुश होगी। और अगर हमारे पास ऊपर से नीचे कोई एक्स्ट्रा एक्सियल चीज आ रही है जो नीचे डिप्रेस करी है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो हमारे पास डायफ्रैग्मेटिक सेला जो होगा वो इंफीरियरली पुश होगी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द क्लू है जी। तो चेक वेदर। अच्छा जी, मैक्रोएडिनोमा और माइक्रोएडिनोमा में कैसे फर्क करते हैं? साइज क्या क्या डिफरेंस है? So less than 10 mm or more than 10 mm, micro or macro. 10 mm का साइज है, 10 से पर मैक्रोएडिनोमा होता है लेस देन 10 माइक्रो। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm provided with the axial and coronal post-contrast CT, MRI images at the level of sella tertica, where I can appreciate area of uh, abnormal, abnormally enhancing lesion that's enhancing less than the rest of the pituitary parenchyma, involving predominantly involving the right lobe of pituitary gland. This is showing in distinct interface with the adjacent internal carotid artery in cavernous sinus and causing no pressure effect on the uh, optic chiasma. So there is no internal areas of fluid to suggest calcification or blood products in. So all these findings are in keeping with pituitary microadenoma with less likely differential of Rathke's cleft cyst. ठीक है, पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा का सस्पेशन हो तो हम कौन सा सीक्वेंस कराते हैं? सर हम वो बेसिकली हम तो डायनामिक वो कराते थे। हम्म, उसमें एक कंट्रास्ट और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा डायनामिक पिट्यूटरी प्रोटोकॉल थिन था। स्लाइस ना, हाँ ना, थिन स्लाइस। थिन स्लाइस। हाँ, थिन स्लाइस T1 कॉन्ट्रास्ट इनहांस और डायनेमिक कराते हैं। ठीक है, जी सर। तो ये आपसे वो भी पूछते हैं। मैनेजमेंट इसकी डिपेंड करेगी कि इंसिडेंटल फाइंडिंग है या फंक्शनल है। अगर फंक्शनल है तो मेडिकल ट्रीटमेंट में पहले जाएंगे, और सर अगर वो उससे रिस्पॉन्ड नहीं करती तो सर्जिकल उसमें जाते हैं। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन? नेक्स्ट कैंडिडेट 8, 9, 10 में से कोई भी प्लीज हैंड रेज कर लें। Sir, मैं ले लूं? हाँ, ये I'm provided with MRI of the pituitary gland, sagittal and coronal section. T1 sorry. Uh, uh, uh,
I can appreciate that there is a hyperintense lobulated lesion within the pituitary. It is predominantly located on the right side of the pituitary, but there is no involvement of the cavernous sinuses. There is no uplifting of the optic chiasma. There is no uplifting of the optic chiasma. Based on the imaging finding, my diagnosis for this case would be Rathke's cleft cyst or any Rathke's cleft cyst. I would like to keep differentials like pituitary cystic changes in a pituitary adenoma, and less likely messer craniopharyngioma. और इसके पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है? इसको पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सर पोस्ट कंट्रास्ट में अगर Rathke's cleft cyst है फिर तो नहीं इनहेंस करेगी. हाँ, रिम एनहांसमेंट आ सकती है, लेकिन कोई लीजन जो है वो एनहांसमेंट नहीं करेगी. जी इसमें सर. कौन सा साइन है जो कि Rathke's cleft cyst में होगा? साइन सर अभी याद तो नहीं आ रहा. सेंट्रल डॉट साइन क्या होता है? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है. जब आपके पास कोई पिट्यूटरी में सिस्ट मिले और उसके अंदर कोई छोटा सा नोड्यूल मिले इस तरह का, और दैट इज सजेस्टिव ऑफ central dot sign, and it is highly specific for the Rathke's cleft cyst. It is found in the 70% of the cases. ठीक है सर. देखिए इसको छोटा सा नोड्यूल नजर आ रहा है. ठीक है सर. सर वो लास्ट वाला सीक्वेंस कौन सा था? ये दोनों T2 है, इसमें भी वो है हाइपर इंटेंस, इसमें भी हाइपर इंटेंस. ये सब अभी ये होता है, पहले भी शायद दिखाया है. सर बता दूं? जी, कैंडिडेट नंबर क्या है आपका? सर मेरा 12 है, मैं बता दूं. जी जी बताओ. I am provided with CT brain plane axial image and MRI brain T1, weighted images T2, and post contrast axial and sagittal image. On CT brain image, I can appreciate hyperdense cellular and supracellular mass with peripheral and internal calcifications. It is having subtle compression effect on the ventricles. On MRI T1 weighted images, this mass appear isointense. On T2 weighted images, it is showing heterogeneous signals with hyperintensities and also hypointense flow voids. On post contrast images, heterogeneous enhancement is seen again with flow voids. Based on these imaging findings, my diagnosis is craniopharyngioma. And sir, less likely diagnosis would be pituitary germinoma. So most likely craniopharyngioma ही लग रहा है. Craniopharyngioma कौन से टाइप? टाइप्स नहीं पता. तो दो टाइप्स होती है ना, एडामिंटीमेटस होती है और एक पेपिलरी होती है. तो एडामिंटीमेटस जो होती है वो ज्यादातर चिल्ड्रन में होती है. पेपिलरी सर उसकी बायो मॉडल ठीक है सर, बायो मॉडल एज मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. यस सर. और कैल्सिफिकेशन और जो सिस्टिक कंपोनेंट होता है वो ज्यादातर एडिनोमेटस
नहीं होता है, ठीक है, ये ज्यादातर बच्चों में है और बायोमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन से ही है। फिर ये रेटकस क्लेफ्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एनहांसिंग कंपोनेंट आ रहा है, वो उसमें नहीं आएगा, उसमें सिर्फ सिस्टम, यस सर। ठीक है। फिर ये मैक्रोएडिनोमा क्यों नहीं है? सर मैक्रोएडिनोमा उसमें के लिए ऐसी क्लासिफिकेशन ऐसी नहीं आएंगी, और टिपिकल उसकी उसका स्नोमैन साइन आएगा, और कभी कभी मिमिक भी कर सकता है, तो आप उसके डिफरेंशियल में दे सकते हैं। तो आपके मैं क्लोज नॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड को इसमें देखने के लिए और भी सीक्वेंसेस को देखूंगी, अगर उसमें और नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि जब यस सर। मैक्रोएडिनोमा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो वो उसमें सिस्टिक कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं, तो आप उसमें दे सकते हैं। और अगर कोई इसके अंदर ब्लीड होता तो ये फिर पेशेंट एक्यूटली प्रेजेंट करता है। फिर दूसरी जो सब टाइप होती है वो पेपिलरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा होती है। तो पेपिलरी क्रेनियोफ्रेंजियोमा की इमेजिंग फाइंडिंग्स क्या होती हैं? सॉलिड सर कैल्सिफिकेशन नहीं होती ज्यादा इसी तरह। ज्यादा वाला है सर, प्रीडोमिनेटली सॉलिड होता ठीक है। तो कितने परसेंटेज में सिस्टिंग आती है और कितने परसेंटेज में कैल्सिफिकेशन आती है क्रेनियोफ्रेंजियोमा का केस फिर ज्यादा में आती है कैल्सिफिकेशन। में? 90% है, 90, दोनों 90 है। सिस्ट भी 90% में होती है और कैल्सिफिकेशन भी 90% में होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। अभी ये दोनों एंटिटीज अलग हो गई हैं, जो WHO क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ग्रेड कौन सा होता है इनका? WHO ग्रेड लो ग्रेड होते हैं सर, 1। 1 होता है, ठीक है। ये क्रॉस चेक कर लेना, ये मुझे भी याद नहीं है, लेकिन लो ग्रेड ही। तो ये दो सब टाइप्स पे भी वो होगी, यानी ये दो सेपरेट एंटिटीज होगी। पहले तो सब टाइप थी ना क्रेनियोफ्रेंजियोमा, क्योंकि इनके जीन्स अलग होते हैं। इसका ये जीन होता है CTNNB1 एडिमेनिटस, और BRAF जीन होता है पेपिलरी का। तो दे आर नाउ कंसिडर्ड सेपरेट एंटिटीज रादर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा की सब। ये बताएं नेक्स्ट। कौन है कैंडिडेट? सर मैं कैंडिडेट 15 हूँ। जी आप तो बताएं। सर आई एम provided with MRI sagittal view, MRI T1 with it, MRI flare, sir, MRI flare, sagittal view in which I can see there is a hyperintense lesion is noted within the um, midbrain. Hyperintense lesion is noted within the midbrain, with surrounding hypointense signal within. Rest, it can be a glioma. Rest of the brain appears normal. So it can be a glioma. Sir, sir I will. और कुछ? सर इसकी कोई एक्सियल या सर कुछ और है इमेजेस इसमें था? ये की है मेरे ख्याल से कि सर सर इट इज इनहेंसिंग लिया ना सर मिड ब्रेन में, सराउंडिंग सर हाइपोटेंसी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सर, तो मुझे ग्लायोमा लग रहा है ये। एक ये भी है, ये कितना बड़ा ये भी है। फिर यहाँ ब्लैक सर पाउच। ये सर मुझे ये सर ये ब्लैक पाउच सिस्ट है सर। हाँ, तो इसको तो इग्नोर कर दें, बिनाइन चीजें मेन ये दो। और काफी एविड इनहेंसमेंट है, ठीक है। तो एविडली यस सर। इनहेंसिंग अगर आपको पाइनियल ग्लैंड में कुछ मिले और इधर आपको सुप्रासेलर भी मिल रही है, सर जर्मिनोमा या सर फाइनल जर्मिनोमा हो सकता है सर। ये जर्मिनोमा कैपेसिटी। जी सर।
जेमिनोमा एविडली एनहेंसमेंट इसमें जो होती है, ठीक है, Yes, sir. और साथ ये रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं डिफ्यूजन, इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा? Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I am provided with the two sagittal and axial MR images of brain, zoomed images taken at the level of the pituitary gland, T1 weighted images. In these, I can appreciate that posterior pituitary gland is enhancing normally, and anterior portion of the gland appears bulky. And I can appreciate there is heterogenously enhancing lesion is appreciated in the hypothalamic region, and this lesion is causing mild compression over the interpedunclar system, and sir, this is I cannot appreciate any evidence of hemorrhage in this lesion, and no area of flow wide is seen, and I cannot appreciate any extension into the sphenoid sinus, and clivus and the brainstem portion of the brainstem appears normal. Sir, so on the basis of these findings, sir, it could be according to the location, it could be hypothalamic hematoma. और इसको कैसे कंफर्म करेंगे? Sir, इसके further post contrast images देखेंगे. Further, I would like to see the other images of the study and post contrast images. हिस्ट्री में देखे ना, जिलास्टिक सीजर्स आते हैं इसमें। जी सर, इसमें हाँ, पेशेंट हिस्ट्री में जिलास्टिक सीजर्स की हिस्ट्री होगी। ये क्या चीज है? ये T1 पे अपरेंटेंस। सही, इसका posterior part pituitary का enhance करा, T1 पे hyper होता है वो posterior part gland of pituitary. नॉन एनहेंस सीक्वेंस है ना, तो फिर क्यों अपरेंटेंस? सही, नॉन एनहेंस सीक्वेंसिंग नहीं है, इसी पे हाइपर आ रहा है, तो ये वही नहीं है न्यूरो हाइपोफिसिस, मतलब सर न्यूरो प्रोटीनेशियस ग्लैंड होते हैं ना इसके हार्मोन, सर वो इससे हाइपर आते हैं। पिट्यूटरी ब्राइट स्पॉट जो इसे कहते हैं, ठीक है, हाई जी सर। कंटेंट की वजह से T1 हाइपरटेंस। ये तो ये वही केस है, मतलब उसी। So I am provided with X-ray hand frontal projection of pediatric patient, in which I can appreciate that there is fusion of the third and fourth metacarpal is appreciated, and I can also see that there is fusion of the proximal phalanx of fourth and fifth metacarpal, and I can also appreciate there is polydactyly in this patient. And however, the fused bones are showing the internal areas or internal lucency in them. However, I cannot appreciate any abnormal area of calcification, and no evidence of any soft tissue component, and I cannot appreciate any periosteal reaction. So on the basis of these findings, it is the case of polydactyly, and so polydactyly is fused. और इसमें क्या दिखा रहे हैं? डायलेटेड बावल है और साथ ये डायलेटेड बावल है, और ये तो ये कैल्सिफिकेशन, ये प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई सर पेशेंट की, को मेटालिक एनल परफोरेशन के लिए सर्जरी हुई थी इसको। एनल सॉरी, परफोरेशन नहीं, एनल जो माल एनल एट्रेजिया के लिए सर। तो इसको क्या हो गया, इसका कंक्लूजन इम्परफोरेटेड एनस के लिए।
imperforated. तो इसके साथ कोई एसोसिएटेड सिंड्रोम आपने पढ़ा? तो ये होता है पेलिस्टर नहीं हॉल पढ़ा। सिंड्रोम, ठीक है। जी सर। ये मल्टीपल वो होते हैं, लेकिन इसमें लिम्स मालफॉर्मेशन है और साथ ये जो है इम्परफोरेटेड एनएससीएस की होती है। बाकी लंबी एसोसिएशन है वो भी आप लोग एक दफ़ा देख लेना। तो जो भी है उसकी इम्पोर्टेंट सिंड्रोम्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा के साथ ये चीज़ भी लगा के आपसे पूछ सकते। चलिए, ये केस तो मैंने शायद दिखाया था। नेक्स्ट कौन? ये जो लास्ट केस है ये हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा का केस था विद पेलिस्टर पेलिस्टर हॉल सिंड्रोम था विद हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा, ठीक है। क्लिनिकली हम इसको कोरिलेट करेंगे विद हिस्ट्री ऑफ जेलेस्टिक सीजर्स। कैंडिडेट 17 नहीं है तो मैं ले लूं फिर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी ले। I am provided with the MRI brain T1 weighted axial sections of a pediatric age group patient. Here I can appreciate a well-defined iso to hypotenuse lesions appreciated involving the trigone of the lateral ventricle with the internal hypotenuse area, hypo as well as the hyperintense areas. I can also appreciate dilatation of the bilateral lateral ventricle as well. This lesion is causing compression over the adjacent brain parenchyma. And so based on these imaging findings, my provisional diagnosis is choroid plexus, papilloma, and other differential include intraventricular meningioma. इसका पोस्ट कॉन्ट्रास्ट On the post contrast T1 weighted images, I can appreciate this lesion is showing peripheral enhancement with internal non-enhancing component. This lesion is also causing midline shift as well. तो वही डिफरेंशियल आ रहा है माइंड में। choroid plexus carcinoma या पेपिलोमा meningioma। हेट्रोजीनस एनहांसमेंट है तो उसके सस्पेशन कार्सिनोमा की आपने जी प्लेस सर, करेंगे, न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है सर, हाइड्रोसेफलस है, हाइड्रोसेफलस के लिए तो रिजॉल्व कराना है न्यूरोसर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट वीपी शंटिंग के लिए इसको जो है रेफरल करें। ठीक है। जी और कोरॉइड प्लेक्सस यानी पेपिलोमा कॉलीफ्लावर एनहांसमेंट के साथ नजर आते हैं इस तरह। ठीक है। सीएसएफ ओवर प्रोडक्शन होती है कहते हैं, उसकी वजह से या अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से हाइड्रोसेफलस होता है। तो इसलिए ये अर्जेंटली इसको हाइड्रोसेफलस को रिजॉल्व करना होता है। और कार्सिनोमा और उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर सर्जिकल डायग्नोसिस ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस एनहांसमेंट आ रही है तो देन थिंक ऑफ अ कार्सिनोमा एट द टॉप, बट दोनों को आपने आगे पीछे ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा? Yes, sir. I am provided with MRI brain, diffusion weighted image, axial image, in which I can appreciate there is area of diffusion restriction is noted in the bilateral in the region of the bilateral occipital horns, and mild diffusion restriction is also appreciated along the cortical and subcortical location of the bilateral frontal lobes. I want to see other images as well, if available. बस इसी पे डायग्नोसिस। Third ventricle is also dilated.
सर मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि इस तरह पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल हॉर्न्स में क्या चीज़ है जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन शो कर रही है। ठीक है, तो कॉमन चीज है, बिनाइन चीज है, ठीक है, इसको कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस ज़ेंथोग्रेनुलोमा। ओके। और ये इस तरह आपको रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन करने नजर आते हैं, ठीक है, दोनों जो कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं। इट इज बिनाइन, इसके लिए कोई भी फॉलो अप नहीं कराना, और कोई भी इसके लिए अंडरवेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं, इंसिडेंटल। अगर आपको कोई और चीज़ नहीं मिल रही और खाली ये मिल रहा है तो इसके लिए कोई वो फॉलो अप नहीं कराते, तो बिनाइन थिंग, ठीक। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा? सर मैं 22। सर 19. 19 पहले है। Sir, I am presented with CT scan brain axial view where I can appreciate multiple subependymal calcified nodules are seen, and a well-defined large heterogeneously enhancing solid mass is noted in the region of foramen Monroe. That is subependymal giant cell astrocytoma. I cannot appreciate no definite cortical tubers, and hydrocephalus is also noted. So on the basis of finding, my diagnosis is subependymal nodules with subependymal giant cell astrocytoma. My diagnosis will be tuberous sclerosis. However, differential can be cortical heterotopias, and further I will work up for the tuberous sclerosis. I will look the chest X-ray, and I will look for ultrasound abdomen for the kidneys. तो वो फाइंडिंग में बता दें, किडनी में एंजियोलाइपोमा, एंजियोलाइपोमा होगा सर, और लंग्स में सर लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस होगा सर, और हार्ट में कार्डियक रैप्डोमायोमा होगा। ये और फिर क्योंकि हाइड्रोसेफलस इतना ज्यादा हो रहा है तो न्यूरोसर्जन के पास आप न्यूरोसर्जी करेक्ट, ओवीपी शंटिंग सर। थैंक यू सर। ये बताएंगे, ये इसमें बता, इसमें ये नेक्स्ट कैंडिडेट कौन सा था? 20। नेक्स्ट कैंडिडेट Sir 22 बाकी नहीं है. I am provided with the two axial images of the MR brain. First one is T1 weighted post contrast, and the second one is T2 weighted image. On the T2 weighted image, I can appreciate that there are hyperintense signals appreciated in the medial half of the left temporal lobe, and I cannot appreciate any. I can also appreciate that the guy are mildly swollen looking. However, I cannot appreciate any other lesion in the contralateral temporal lobe. No other lesion is appreciated in the visualized part of the cerebellum. On the post contrast image, I can appreciate that the lesion is showing subtle post contrast enhancement. However, I cannot appreciate any enhancement in the surrounding region. So considering these imaging picture, if the patient is having the history of fever, then I would like to give the diagnosis of herpes encephalitis, and if not, history of fever, and there is history of some sudden seizures and stroke की history है, तो फिर जो है ना सर डीडी में मेरा इंफाक्शन भी लगेगा, लेकिन वो लेस लाइकली है क्योंकि वो जो है ना लैटरल को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, टेम्पोरल्स को मीडियल को जो ज्यादा इन्वॉल्व करता है ना वो हर्पीज एन्केफलाइटिस होता है। और फर्दर जो है ना इसकी मैं अदर इमेजेस को भी देखूंगी, और इसमें जो है ना मैं मेनिंजाइटिस के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी रूल आउट करूंगी। सर ये जो है ना प्रोवाइडेड विद टिट्यूएटेड कॉर्नर image in which I can appreciate that there are hyperintense signals, and I can also appreciate
relative atrophy of the left sided temporal lobe, तो सर जो है ना अब एक साइड पे है सीजर्स की अगर हिस्ट्री होगी तो सर मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस भी मेरे डीडी में रहेगा और सर मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस भी मेरे डीडी में रहेगा क्योंकि जो है ना ये ट्रॉफी लग रही है मुझे लेफ्ट हाफ ऑफ द टेम्पोरल लोब के साथ ना और साथ हाइपर इंटेंस सिग्नल्स भी आ रहे हैं और रिलेटिव जो है ना वो उसमें है अंदर सिस्टिक एरियाज आ रहे हैं इनकी स्पेस टेम्पोरल लोब में सिस्टिक लीजन्स आ रहे हैं तो आप सर डीनट भी होता है डीडी में डीनट भी फिर होता है तो डीनट भी टेम्पोरल लोब की लीजन है इसमें आपको बबली लीजन्स नहीं मिल रही है सारे सर लेकिन एनहेंसमेंट थी ना वो डीनट की पड़ी हुई है कि वो इसकी एनहेंसमेंट नहीं होती वो सर तो जी सर डीनट भी डीडी में ठीक हो गया जी ठीक सर है और मिनिमल जी इन्हेंसमेंट सर हो सकती है इसमें तो ये ठीक है डीनेट ठीक हो गया 1 मिनट में आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से ये स्लाइड खत्म होगी कोर्स हेलो आ रही है आवाज जी सर नजर आ रही है स्लाइड में नहीं स्लाइड नहीं नजर आ रही नहीं आ रही एक मिनट से। अभी नजर आ रही जी सर आ रही है नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है जी सर कैंडिडेट नंबर 23 okay, I'm provided with the two sagittal images of the lower thoracic and lumbar spine, T2 and T1 weighted images, and an axial section of the T2 weighted images. In these, I can appreciate that there is a well-defined ovoid shape lesion noted in the intradural extramedullary compartment appearing hyperintense on T2 and hypointense on T1 weighted images. And on the axial image, I can appreciate that it is extending from the intramedullary component of the cecal sac into the surrounding into the intervertebral foramina and into the posterior vertebral muscles. It is appearing also appearing hyperintense, and it is causing widening of the neural foramina, and there is some differential intensity seen in it. However, it is well defined, and no other extension noted into the retroperitoneum, or the bones appears normal. The bone marrow signals appears normal, and the intervertebral disc spaces appears normal. On the basis of these imaging findings, my diagnosis would be a nerve sheath tumor, likely a neurofibroma, and less likely, the second differential would be a schwannoma, but it would be less likely as it is homogeneous, and it is forming a dumbbell shaped mass. And further, I would see other areas for any other neurofibroma for association of NF1 for any other neurofibromas in the brain, and optic gliomas and other associations of
NF1। तो श्वानोमा और मेनिंजियोमा में कैसे फर्क करते हैं स्पाइन में? तो श्वानोमा और मेनिंजियोमा में या न्यूरोफाइब्रोमा और सॉरी न्यूरोफाइब्रोमा और श्वानोमा। सर न्यूरोफाइब्रोमा और श्वानोमा में सर जो एक तो एक डंबल शेप अपीयरेंस आती है लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होती, और अगर सिस्टिक कंपोनेंट आएगा तो वह ज्यादा श्वानोमा को जो है वो फेवर करता है। और टारगेट साइन किस में आता है? तो टारगेट न्यूरोफाइब्रोमा में आता है। ठीक है, तो ये डंबल शेप हाइपर इंटेंस रीजन ये स्पाइनल श्वानोमा है। ओके सर। लेकिन हम ठीक है। इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कुछ क्लूज होते हैं जो कि हमें एक मिनट कुछ क्लूज होते हैं जो हमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 में इसके ये न्यूरोफाइब्रोमा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें सर। टारगेट साइन वन ऑफ द कॉमनेस्ट चीज है जिसको टारगेट साइन हम देखते हैं। जो श्वानोमा ठीक है होते हैं वो सर। ज्यादातर डंबल शेप्ड होते हैं इस तरह के, जिस तरह लास्ट केस था। जो न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं दे आर कॉमनली फ्यूजिफॉर्म डायलेटेड, और दूसरी चीज उनके T2 में यूं करके हाइपो इंटेंस एक टारगेट साइन आता है। ये दो चीजें जो होती हैं वो NF को न्यूरोफाइब्रोमा को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। ठीक है, ठीक है सर। श्वानोमास बाकी तो चीजें होगी। इसके डिफरेंशियल में फिर मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा और मिक्सोपेपिलरी एपेंडाइमोमा। मिक्सोपेपिलरी एपेंडाइमोमा जो होंगे वो ज्यादातर फाइलम टर्मिनेट यस सर। यहाँ इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी यस तरह सर, लंबर रीजन में। लंबर रीजन में होंगे। न्यूरोफाइब्रोमा हमने कहा कि फ्यूजिफॉर्म शिफ्ट होगा और टारगेट साइन करेगा, ये सेकंड डिफरेंशियल। और मेनिंजियोमा में ठीक है। फिर हमें ड्यूरल टेल नजर आएगी। अब ये मुझे नहीं पता इसने सही इमेज लगाई है कि नहीं, ये मैंने नहीं लगाई थी। सर जो लास्ट में अभी आपने केस दिखाया उसमें वो इंट्रा ड्यूरल था या एक्स्ट्रा ड्यूरल? कौन सा? अभी जो श्वानोमा वाला दिखाया। ये तीनों एक्स्ट्रा ड्यूरल है ना, इंट्रामेडुलरी एक्स्ट्रा ड्यूरल। इंट्रा ड्यूरल एक्स्ट्रा मेडुलरी। ओ सॉरी, इंट्राड्यूरल एक्स्ट्रामेडुलरी लीजन से तीनों। अब इसमें देखें कि ये टारगेट साइन जो हाइपर इंटेंस बीच में आ रहे हैं, फिर इसके पेरिफेरी में ये हाइपर इंटेंस आ रहा है। दिस इज द टारगेट साइन, और इसकी शेप भी देखें तो दिस इज द फ्यूजिफॉर्म नॉट अ डंबल शेप, तो ये दिस इज मोर लाइकली अ तो सर न्यूरोफाइब्रोमा। ये न्यूरल फोरामिना वाइडनिंग करके नहीं आता ये, मतलब लाइक इसमें हमें नहीं जरूरी नहीं नजर है आ रही। कि आगे नर्व के किसी भी उसमें आ सकता है ना, जरूरी नहीं उसी तरह। ओके सर। वो नर्व सर का तो हम अगर नर्व शीट ट्यूमर रख दें तो हम इस पे वो तो नहीं होगा कि मतलब डेफिनेटली आप बताएं कि ये श्वानोमा है न्यूरोफाइब्रोमा है या? आप इस तरह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नर्व शीट ट्यूमर टॉप पे अगर आपको डबल शेप्ड है तो आप श्वानोमा को टॉप पे रखें, अगर फ्यूजिफॉर्म ठीक है। डायलिटेशन है और टारगेट साइन मिल रहा है तो आप वो रखें। अल्टीमेटली तो आपने ठीक। हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ जाना है। अच्छा, लास्ट केस में ना वो डिफरेंशियल्स पूछ रहे थे, तो उसका जो होता है वो आपके पास कॉर्टिकल बेस्ड ट्यूमर्स होते हैं ना, ये उसमें दिया हुआ है क्रैक द कोर में, इसका पी डॉग डिफरेंशियल्स होते हैं। ज्यादातर टेम्पोरल लोब में हमारे पास जो आता है वो गैंग्लियोग्लायोमा आता है। तो गैंग्लियोग्लायोमा अगर हमारे पास होगा तो उसमें इन्हेंसमेंट ज़्यादा होगी निस्बत डी नेट के। ठीक है, और उसमें कोई बबली लीजन्स नहीं आते, और कैल्सिफिकेशन भी उसमें होती है अप टू 50%। तो गैंग्लियोग्लायोमा इसलिए हमें वो लेस लाइकली था। ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में भी कैल्सिफिकेशन होती है, ज़्यादातर फ्रंटल उसको इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक और क्लोज डिफरेंशियल जो इस एरिया में आता है वो प्लियोमॉर्फिक जेंथो एस्ट्रोसाइटोमा होता है। और उसमें क्या चीज़ होती है जो कि इसको ज़्यादा फेवर करेगी? इसमें ड्यूरल न्यूरल नोड्यूल होता है। और हाँ यस सर, ड्यूरल टेल भी होती टेल होती है। तो ये पॉइंट्स है ना जो इसके एनहांसिंग नोड्यूल। एनहेंसिंग नोड्यूल विद द ड्यूरल टेल। तो कॉमन जो मैं रखूंगा इसमें वो प्लियोमॉर्फिक और ये गैंग्लियोग्लायोमा को रखूंगा, और साथ डिफरेंशियल करूंगा ऑन द बेसिस और एनहेंसमेंट। उसमें एनहेंसमेंट ज़्यादा होगी, कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मैं लास्ट केस करते हैं, बाकी केस इंशाल्लाह कल करेंगे। कल
कौन लेगा? सर कैंडिडेट 25 हूँ, अगर और कोई नहीं है तो फिर मैं ले लेती हूँ. I am provided with the X-ray pelvis AP projection of a skeletally mature patient, in which I can appreciate increased density on the sacrum and iliac sides, bilaterally on the sacroiliac joints, more pronounced on the right side. I cannot appreciate any gross abnormality within the visualized vertebral bodies, and I'm suspicious for that there is a lytic lesion that is seen involving the right side of a lower sacrum, with subtle surrounding calcification seen. It is a skeletally mature patient. So for lytic lesion, destructive lytic lesion that is involving किधर है? sacrum, सर राइट साइड पे लोअर sacrum में. उसकी वजह से, गैस की वजह से ऐसे लगा। ठीक है. No abnormal calcifications are appreciated within the pelvis. Iliac bones are unremarkable. Hip joints are unremarkable. No abnormality within the surrounding soft tissues. Sir, increased density of irregularity नहीं है sacroiliac joints की, लेकिन increased density है. तो क्या डायग्नोसिस? एंकाइलोसिस तो नहीं है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो ये नहीं है. और increased density osteitis सर नहीं पता ये. ऑस्टियाइटिस कॉन्डेंसिस इलाई, तो ये आई आपकी अच्छी अप्रोच थी कि आपने इसको रूल आउट कर दिया. लोग इसको सैक्रोइलियाइटिस के एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ जाते हैं, लेकिन देखें इसमें दोनों एसआई जॉइंट्स प्रिजर्व्ड हैं, कोई इरोसिव चेंजेस नहीं है. काफी इंटेंसिव हाइपर इंक्रीज्ड इंटेंसिटी या आपको स्क्लेरोसिस नजर आ रही है बायलैटरल आइलियक उसमें रीजन में, तो ये बिनाइन कंडीशन होती है. ठीक है, तो इसको उससे डिफरेंशिएट करना होता है आपने. ये मैंने पहले भी दिखाया था कि अर्ली साइंस ऑफ सैक्रोइलियाइटिस होता है, टेंडन्स जहाँ अटैच हो रहे होते हैं उस जगह पे आपको हाइपर इंटेंस सिग्नल मिलता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स. थोड़ा सा इधर एसिटाबुलम में भी सिग्नल है. तो ये भी केस अर्ली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का था. बाकी जब एडवांस स्टेज हो जाती है तो ये क्लासिक इसकी तरह प्रेजेंट करते हैं. पेशेंट हमारे पास कैसे आते हैं? क्लिनिकली पेशेंट बैक एक और रिड्यूस्ड मोबिलिटी. और पेशेंट यंग एज के, लेस देन 40 एज के होते हैं. ज़्यादातर माइनर ट्रॉमा होता है और फ्रैक्चर के साथ आते हैं. मेरे का बड़ा अच्छा केस है, लेकिन उसकी फिल्में मुझसे घूम गई हैं. वो इधर CPSP की शिफा वाले ना लगाते हैं, उन्होंने उसकी एग्जाम केस भी बनाया है. वजू कर रहे थे, वजू करके हल्का सा उनको ट्रॉमा हुआ 40 एज, और उसमें एक्सटेंसिव उनको स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया. तो सबसे पहले तो जाके वो किया, सीटी किया. सीटी में फिर देखा तो ये इसी तरह ये चीज़ें उसमें आ रही. तो हो सकता है आपके एग्जाम में वो केस लगे, शिफा की लाइब्रेरी में वो केस है. तो एनकैल उसमें स्क्वायर्ड वर्टिब्रा थे, स्क्वायरिंग थी, इस तरह ये डैगर साइन भी आ रहा था. फिर MRI भी किया था उसका, उसके MRI भी है, CT भी, एक्सरे भी है. और उसमें प्राइमरीली जो आपको सबसे चीज़ दिखाती है ना वो फ्रैक्चर है विद थोड़ा सा अंदर, उसके अंदर स्पाइनल के अंदर थोड़ी सी अंदर एक्सटेंशन है फ्रैक्चर की. तो ये यंग पेशेंट होते हैं, माइनर ट्रॉमा के साथ फ्रैक्चर के लिए साथ आते हैं, क्योंकि पीछे इनका एलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस चल रहा होता है और पेशेंट को पता नहीं होता, बोन्स बहुत वीक होती हैं और माइनर ट्रॉमा के साथ फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, बाकी इसकी क्लासिफिकेशन है, ये कल कर लेंगे. और CNS के केसेस जो है ना बाकी वो कल कर लेंगे. कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी. ठीक है, आज शॉर्ट है तो कल, आज थोड़ा सा वार्म अप हमने करना था. सर एग्जाम टिप्स, जी जी, सर आपने कहा था टिप्स देंगे आप. टिप्स साथ साथ देता रहूँगा, कल दूंगा इंशाल्लाह. उन पॉइंट्स को कंपाइल करता हूँ. मैं काफ़ी एग्जामिनर्स के साथ बैठा हूँ.
ब्रिगेडियर अतीक के साथ बैठा हूँ। कुछ एग्जामिनर्स के नाम नहीं आते थे मेरे एग्जाम में जो थे, उनके पास भी गया था। तो जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों को पहले बताया ज्यादातर वही उन्होंने रिपीट किए। इंशाल्लाह कल के क्लास में ना थोड़ा सोच के लिख के लाऊंगा तो फिर उसमें आपको डिटेल बताऊँ। लेकिन सारे वही पॉइंट्स थे जो मैंने पहले अपने क्लास में किए, कोई इतना स्पेशल कोई नया पॉइंट नहीं है। ये था ये वाला पॉइंट जो मैंने आज मेंशन किया ना, कि आपने टॉप डिफरेंशियल एक रखना है, टॉप डायग्नोसिस, फिर आपने दूसरों को निगेट करना है, रादर देन कि आपने काफ़ी डायग्नोसिस बोल देनी है। इस तरह नहीं करना, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।